हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और अभी मार्केट में एडुटेरिया की एनुअल जो एडिशन होता है वो आ गया है। और इसमें सितंबर 2023 से लेके अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर जो है वो इंक्लूड है। अलग अलग पॉइंट वाइज और टेबल वाइज इसमें दिया हुआ है। तो जिसको भी ये कवर करना है तो मैं 3 या 4 वीडियो इसके बनाऊंगा और ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इसके जो मॉक टेस्ट हैं, जो 15 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं, उनकी पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मैं उनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, तो आप पीडीएफ ग्रुप से देख लीजिएगा और वहाँ से उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है तो देख लेते हैं। तो आइए पहला टॉपिक देख लेते हैं, फटाफट 100.com। इसमें दिया हुआ है, पहला है राष्ट्रीय। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे देख लेते हैं। पहला है कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर को। अब इसमें क्या है, पहले कौन है? जयपुर है, मलप्पुरम है और मैसूर, इनको मिल चुका है। अभी चौथा शहर जो मिला है शिल्प शहर के रूप में, श्रीनगर को दर्जा दिया गया है। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड शहर को घोषित किया है और ये केरल का है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? यह है जयपुर। ठीक है, और पहला है नारंगी गुवाहाटी असम में। तो जो दूसरा है वो जयपुर में है सैन्य स्टेशन, जिसने प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई है, जबकि जो पहला है वो नारंगी गुवाहाटी असम में है। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है? ये किया है सिक्किम उच्च न्यायालय ने। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सेव, ठीक है, लोहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सत्यदीप गुप्ता। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ज्योति रात्रे, और ये मध्य प्रदेश से है। ठीक है, देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दी गई है? सेला सुरंग, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसे देश की सबसे ऊंची सुरंग की आधिकारिक मान्यता मिल गई है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला और ये हेलीकॉप्टर पायलट, तो इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। ठीक है, ये पहली महिला हेलीकॉप्टर बन गई हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो ये रिलायंस जियो बन गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कौन सा? ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये मुंबई में, और ये पहला है। तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसे याद रखिएगा। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? ये बन गया है पारादीप, और ये कहाँ है? ओडिशा में। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये कच्छ, गुजरात में की गई है। लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो पहला निजी बैंक है HDFC बैंक। इसने कावारत्ती द्वीप पर एक ब्रांच खोली है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसने आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा, ठीक है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? तो यह है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जिसका नाम है सोमा। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ठीक है, LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? ये भारत की पहली LNG संचालित बस है, तो इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? एशिया का पहला है, ठीक है, ये भारत का नहीं, एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ये किया है वडोदरा नगर निगम ने। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है केरल ने। आगे देख लेते हैं। आगे है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो ये पहल की है उड़ीसा सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी बेंगलोर में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो गीगा फैक्ट्री लॉन्च की जाएगी जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय, तो 2 चीज़ याद रखिएगा, जो विश्व बिलियर्ड संग्रहालय है ये कहाँ है? चाइना में। ठीक है, और यहाँ के इसके द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है?
तो पंकज आडवाणी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये बन गया है राजस्थान। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये विश्व का पहला है ओम आकार का शिव मंदिर है, इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान के पाली जिले में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ। ठीक है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है। अब कामधेनु है, ये गाय होती है, तो इसको याद रखिएगा, मवेशी तस्करी। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, बस इतना याद रखना, ऑपरेशन कामधेनु, मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भारत की पहली है। ठीक है, ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल, तो इसका किया गया है रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जो जिसने कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए पहला राज्य बन गया है पर्यटन के लिए, ये महाराष्ट्र। इस राज्य में, ये इंपॉर्टेंट है, श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, तो यह है संभल जिला, उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलोर में किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, इसका नाम है सुदर्शन सेतु, और इसे कहाँ उद्घाटन इसका कहाँ हुआ है? गुजरात में। 100%, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसने घरेलू नल जल कनेक्शन में 100% अपनी हासिल कर लिया जो टारगेट था। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है उज्जैन, मध्य प्रदेश में, विश्व का पहला वैदिक घड़ी। किस राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो ये किया है दिल्ली ने। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? गुजरात। ठीक है, सरकारी स्कूल यानी कक्षा 6 से 12, जो सरकारी स्कूल हैं कक्षा 6 से 12 में सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है गुजरात गवर्नमेंट में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, ये याद रखिएगा, ये है सालारगंज। ठीक है, वैसे तो ये सालार जंग बोला जाता है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। असम सरकार ने किसे राज्यफल घोषित किया है? तो काजी नेमू, ये असम का राज्यफल घोषित हुआ है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। आगे देख लेते हैं। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में, और बेसिकली ये एयर इंडिया। ठीक है, ये याद रखना आपको। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी रांची, झारखंड में। ये पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है जो रांची, झारखंड में स्थापित किया जाएगा। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर। ठीक है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला ये विश्व का पहला है। क्या है ये? पालिताना, भावनगर, गुजरात। तो पालिताना शहर है, डिस्ट्रिक्ट इसका भावनगर, और ये गुजरात में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम, ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन में दरबार भवन था उसका नाम क्या कर दिया है? अब उसका नाम हो गया है गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़। भारत के 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जो 5वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? आइजोल, मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एक तो आपने ये चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय पढ़ा जिसका चंडीगढ़, अब दूसरा है भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन, ये किया गया है हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली में। भारत का पहला नावेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नावेस्टर्स का अध्ययन करने वाला ये किया जाएगा चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में। ठीक है, चांदवली, भद्रक, उड़ीसा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? ये बन गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये किया गया है उज्जैन में। अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा याद रखिएगा। भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद, ठीक है, उज्जैन में।
फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है पेरू। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? विश्व का सबसे धीमा शहर है लंदन। खाड़ी देश का, ठीक है, गल्फ कंट्रीज का पहला हिंदू मंदिर BAPS, क्या है? बी बाप, ठीक है, बैप्स, BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? ये किया है आबू धाबी UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? समलैंगिक विवाह को, ठीक है, मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश, ये दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है, तो पहला देश बन गया है थाईलैंड। और एशिया में कौन है? ताइवान और नेपाल, ठीक है। अगर दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाएगी पहला, तो ये आ जाएगा थाईलैंड, और अगर एशिया में बात की जाएगी तो ताइवान और नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन है? 100 नंबर का जो देश है वो कौन है? ये है पराग्वे, ठीक है। और 99 की बात की जाए तो ये स्पेन है। ये आपने याद रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा 100वां देश बना है कौन, ठीक है। तो 100 नंबर पे आया है पराग्वे, अब आपकी 99 पे था स्पेन। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये हो गया है फ्रांस, ठीक है। ये बढ़िया कदम है, तो इसको याद रखिएगा। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? ठीक है, ये किया गया है दुबई में, विश्व का पहला जेट सूट रेस। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश, ये है मॉरिशस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है रोमानिया ने। मनोरंजक कैनाबिस यानी भांग, ठीक है, भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? ठीक, जय जय शिव शंकर, भांग पी के करेंगे ये, तो ये किया है जर्मनी ने। ये यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है, जिसने भांग के उपयोग को वैध बनाया है। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? तो ये है फ्रांस, ठीक है। कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से, ये थोड़ा अजीब टाइप का है, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है, मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? ये है याओंडे घोषणा। याओंडे घोषणा किससे रिलेटेड है? मलेरिया से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल ने घोषित किया है पोखरा को, ठीक है, पर्यटन राजधानी। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? ये किया गया है जेदा, सऊदी अरब में। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन निमो तक, ठीक है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? पॉइंटन निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एक तो ये क्रिस ब्राउन, ये नाम याद रखना है। दूसरा, ये पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है पॉइंटन निमो। आगे देख लेते हैं कि किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? एक व्यक्ति एक फाइल, ठीक है, 1 पीपल 1 फाइल, ये किया है चीन ने। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं ओलेग कोनोनेंको, और ये कहाँ से हैं? ये रूस से हैं, ठीक है, ओलेग कोनोनेंको, ठीक है। ये विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताए हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? 30वीं बार चढ़ गई, ठीक है। यहाँ 2 बार जीने चढ़ने में डेली दिक्कत होती है, 30 बार चढ़ गई भाई। यह कामी रीता शेरेपा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? सबसे बड़ा हवाई अड्डा है अल मखतूम, इसका नाम है अल मखतूम, ठीक है। ये दुबई UAE में स्थापित किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? जिग है, ठीक है, ये किया है जिम्बाब्वे ने। जिग से रिलेट कर लीजिएगा, जिम्बाब्वे, इसने नई मुद्रा की शुरुआत की है। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण, ठीक, ये विश्व का पहला है 3D प्रिंटेड रॉकेट है, इसका नाम है अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा 2028 में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है IIT बॉम्बे ने, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो कि कैंसर के लिए है, IIT बॉम्बे ने लॉन्च की है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित, ठीक है, AI आधारित, पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? यह है इराह। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि पहली AI आधारित फिल्म कौन बन गई है? इराह। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस नाम है इसका, और ये कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में, ठीक है।
नासा का मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो ये है शुक्र ग्रह। पहली बात, मैगलन मिशन किसका है? तो नासा का है। और ये किसके लिए है? ये शुक्र ग्रह के लिए, ठीक है, वीनस के लिए नासा का मैगलन मिशन। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है WHO ने, कोविनेट टेस्ट किट। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन, ये नाम याद रखिएगा, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है डेविन, ठीक है, इसको पेश किया है कॉग्निशन कंपनी अमेरिका ने। ये पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है डेविन, इसे पेश किया है कॉग्निशन कंपनी अमेरिका ने। किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो नोक्टिस जो है ये है ही नहीं इस दुनिया का, ये है मंगल ग्रह का, ठीक है, ये याद रखना है। नोक्टिस जो है विशाल ज्वालामुखी, ये मंगल ग्रह का है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन है? चांग E6 चीन का है, ठीक है, ये नमूने वापस लाया है चंद्रमा के सुदूर हिस्से से, और ये चाइना का है, चांग E6। आइए आगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? ठीक है, पहली CNG बाइक है, ये लॉन्च की है बजाज ऑटो ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ, ठीक है, ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ इसका नाम है। किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने इसे लॉन्च किया है। आगे देख लेते हैं, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, यूपी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047। कभी कभी टारगेट रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा, ये 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर आगे है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? ये CSIR का मुख्यालय भवन है, CSIR के हेडक्वार्टर में, ठीक है, और ये कहाँ है? नई दिल्ली में, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, ये याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, और ये मुंबई से रिलेट करती हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? इसने जापान को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है सौर ऊर्जा में तीसरा देश बन गया है। फिर है, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक, ठीक है, तो सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड, और ये भी हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GEP लॉन्च करने वाला, सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना, एक तो ये योजना, दूसरी हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है असम ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे खेलकूद से रिलेटेड देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक के लिए चुना गया पेरिस ओलंपिक में। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? किसके लिए की है? तो ये ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, तो ये शुरू की है डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक ने। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत का 85 नंबर का ग्रैंड मास्टर बना है, यह है, इनका नाम है P श्याम निखिल, ये 85वें, ठीक है, 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? ये चुना गया है गगन नारंग को चुना गया है सेफ डी मिशन, और मसाल वाहक थे अभिनव बिंद्रा। स्वप्निल कुसाले, ठीक, नाम याद रखिएगा, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ये पूरा याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं। तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? इन्होंने जीता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में, ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम वेट था कैटेगरी, उसमें इन्होंने जीता है कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? ये 50 किलोग्राम में पहुंची थी, और इनका फाइनल में 100 ग्राम वजन ज़्यादा था, इसलिए ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी, ठीक है। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी से संबंधित है, धीरज बोमदेवरा।
पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? अमेरिका ने हासिल किया इस बार, ठीक है। शीर्ष स्थान हासिल किया है पेरिस ओलंपिक में अमेरिका ने। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? भारत 71 नंबर पर रहा, ठीक है। ये आपने भारत की पोजीशन याद रखनी है और सबसे ऊपर कौन रहा, बाकी 3 अभी देख लेंगे टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही हैं। बाकी इस पुस्तक में भाई मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर कोई शंका समाधान किसी प्रकार की समस्या हो, इस नंबर पर इन्हें व्हाट्सएप करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं 2023-24 में जो राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं। अब महीना नहीं याद रखेंगे, ठीक है, बाकी इतना याद। देखो, बेहदीन खलम महोत्सव, तो बेहदीन खलम महोत्सव होता है मेघालय में। खर्ची पूजा, ये आपको पता होगा, त्रिपुरा में। हेमिस फेस्टिवल होता है लद्दाख में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में, ठीक है, अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में। वैकासी विशाखम महोत्सव, तो वैकासी विशाखम महोत्सव होता है तमिलनाडु में। सागा दावा त्यौहार होता है सिक्किम में। चिथिराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर, चिथिराई महोत्सव कहाँ होता है? मीनाक्षी मंदिर। खुबानी फूल महोत्सव, ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। योग महोत्सव पुणे में, योग महोत्सव कहाँ? पुणे में, ठीक है। लोंगटे महोत्सव किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बाकी एक योग महोत्सव के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून के 75 दिन पहले ये मनाया जाता है। योग महोत्सव पुणे में जो मनाया जाता है वो 21 जून, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन है, तो उसके 75 दिन पहले ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है त्रिशूर पूरम महोत्सव, तो त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल में मनाते हैं। गणगौर मनाते हैं राजस्थान में। फूलदेई महोत्सव हम कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में फूलदेई महोत्सव। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव, तो आध्यात्मिकता महोत्सव कहाँ मनाते हैं? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, इसे जरूर याद रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये भी याद रखिएगा, कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया, ठीक है। कहाँ मनाया गया? फॉरेन में मनाया गया है, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका। एलोरा अजंता महोत्सव, ये महाराष्ट्र में। डोल जात्रा, तो डोल जात्रा कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव ये तो एमपी में होगा, मध्य प्रदेश। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, ये कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 11वां एडिशन भी याद रखिएगा, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश, जो केला महोत्सव है ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। चापचार कूट महोत्सव, ये मिजोरम में। चापचार कूट कहाँ? मिजोरम में। सूरज कुंड शिल्प मेला एडिशन कौन सा है? 37 एडिशन है ये, ठीक है। सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर एक पक्के टाइगर रिजर्व है वो भी अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया गया है? मुंबई में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव मनाया गया है बीकानेर राजस्थान में, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव एडिशन कौन सा है? 27वें नंबर का है ये। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया। चंदुबी महोत्सव असम में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है चंदुबी महोत्सव? असम में। फिर है गंगा सागर मेला, तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। अगला है रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, तो रूसोमा ऑरेंज से याद रखिएगा ये नागालैंड में मनाया गया, ठीक है, नागपुर मत डालिएगा, नागालैंड में मनाया गया है रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। हिम महोत्सव है तो ऐसा नहीं है पहाड़ी जगह मनाया गया है, ये कहाँ मनाया गया? अनएक्सपेक्टेड है, याद रखिएगा, ये मनाया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। हिम महोत्सव थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा है। 12वां एडिशन है ये दिव्य कला मेला, ये कहाँ किया गया है? सूरत गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अभी हमने ऊपर देखा था जो कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ था, ये हुआ है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, ऊपर अभी हमने कहीं देखा था, ये मार्च 2024 में हुआ है कोलंबो श्रीलंका में। और जो दिसंबर का हुआ, अगर दिसंबर पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र हरियाणा, और अगर मार्च पूछ लिया जाए तो कोलंबो श्रीलंका। 5वां, ठीक है, एडिशन 5वां है ये वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, दिसंबर 2023 में कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में। गंगा उत्सव 7वां एडिशन है ये गंगा उत्सव, ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 42वां, ठीक है, 42 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नवां, ठीक है, एडिशन क्या है? नवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये कहाँ हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में। आसियान भारत बाजरा महोत्सव, ये जकार्ता में आयोजित किया गया। कंबाला महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में, कंबाला महोत्सव बेंगलोर कर्नाटक में। बाली यात्रा मेला कटक ओडिशा में। पुष्कर मेला ये तो अजमेर राजस्थान में है, पुष्कर मेला, ठीक है। एंथुरियम महोत्सव, तो एंथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? मिजोरम में, ठीक है। नुआखाई कृषि उत्सव ये आयोजित किया गया है ओडिशा में। बंगस वैली महोत्सव सितंबर 2023 में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में बंगस वैली महोत्सव। तो ये कुल मिला के जो आयोजन थे उन्हें हमने देखा है, जो राष्ट्रीय महोत्सव थे
कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें भी देख लीजिएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड है जैसे हिम महोत्सव है तो उसे यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। आगे देख लेते हैं जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो अभी समाप्त हुए हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें। तो पहली बार डेट याद रखिएगा कब से कब तक, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक, ठीक है, 26 जुलाई से ये 11 अगस्त तक प्रोग्राम चला है, ठीक है, ओलंपिक वाला। कहाँ मनाया गया है? पेरिस फ्रांस में। और ये कौन सा था? 33 एडिशन था ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का, 33 नंबर का था, ये याद रखना है आपने, ठीक है, पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। नोट, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी, जो ये 3 खेल थे, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी, ये 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। यानी आधिकारिक तौर पे जो 26 जुलाई से शुरू हुआ उसके 2 दिन पहले हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी शुरू हो गया था। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पहला 1900, 1924 और फिर 2024 की मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। पहला कौन है? पहला है लंदन, जिसने 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेज़बानी की थी। थीम क्या है इसकी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और आदर्श वाक्य है इसका गेम्स वाइड ओपन। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। आगे देख लेते हैं इसका शुभंकर कौन रहा है। तो शुभंकर है द फ्रिजेस, ठीक है, शुभंकर कौन है? द फ्रिजेस, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक तो थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन और शुभंकर है द फ्रिजेस। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, टोटल 32 खेल थे, ये याद रखना आपको, बाकी खिलाड़ी नहीं, टोटल 32 खेल थे, ठीक है। इसमें इस बार 4 खेल जो शामिल किए गए, ये बहुत पूछा जाता है। एक तो ब्रेकिंग, ठीक है, फिर दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। तो 4 याद रखिएगा, एक तो ब्रेकिंग हो गया, फिर स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, फिर स्केटिंग हो गया, ठीक है, स्केटबोर्डिंग हो गया और फिर सर्फिंग हो गया। तो BSS, ठीक है, BSSS, ये 3 गेम हैं जो शामिल किए गए हैं। और ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है, ठीक है, यानी ब्रेकिंग जो है वो ऑल टाइम ओलंपिक में पहली बार आया है। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी में आयोजित किया गया। पहली बार किस नदी में आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सीन नदी में आयोजित किया गया। सीन कहाँ है? फ्रांस में, सीन नदी फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय IOC के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है थॉमस बॉक, ये आपने याद रखना है, IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। अब पेरिस में जो ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बॉबी फिके, ठीक है, बॉबी फिके ने क्या किया है? पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 मिनट 30.67, ठीक है, ये सेकंड है कुछ, के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है बॉबी फिके ने। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ठीक है, 224 किलोग्राम। दक्षिण कोरिया की हैं ये लिम सी ह्वेन ने, ठीक है, लिम सी ह्वेन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तीरंदाजी में। स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने। USA के हैं नोआ लाइल्स, ठीक है, USA के नोआ लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकेंड के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन के 19.57 ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये सब ठीक है, बाकी आपने याद रखना है जो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, इन्होंने 92.97 मीटर का जो भाला फेंका था, ठीक है, और ये गोल्ड मेडल पाए हैं। और इसके बाद आया है नीरज चोपड़ा का नंबर। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है, ठीक है, कौन है ये? एक तो डोमिनिक, फिर सेंट लूसिया, अल्बानिया, कार्बो वार्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने। ब्रेकिंग जो इस बार पहली आया है, तो ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड, ठीक है, बी बॉय, और जापान की अमी यूसा, बी गर्ल, ठीक है, अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला में वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी, पहली बार नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोर्डर झेंग हाओ हाओ, ठीक है, नाम याद रखिएगा, स्केट बोर्डर हैं झेंग हाओ हाओ, सबसे कम उम्र के ओलंपियन है और ये 11 वर्ष 11 महीना, ठीक है। स्केट बोर्डर झेंग हाओ हाओ जो चीन के खिलाड़ी हैं, ये सबसे कम उम्र के ओलंपियन हैं। और सबसे उम्र दराज ओलंपियन की बात की जाए तो घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय, स्पेन के हैं
65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो, ठीक है, जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो, ये घुड़सवारी में थे और ये स्पेन से हैं, 65 साल के हैं। इस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। अब पेरिस ओलंपिक में भारत का कैसा क्या रहा है उसे देख लेते हैं। जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है, उद्घाटन समारोह में थे पीवी सिंधु और शरत कमल, ये याद रखिएगा। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल, समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ठीक है, समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84 और समापन समारोह पे 85 स्थान पर रहा। वैसे तो नहीं पूछते, बाकी देख लेता है। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे हैं, हमने पहले अभी देखा था स्पोर्ट्स सेक्शन में। इन्हें आईओसी से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को आईओसी ने दिया है। इसके पहले ये पुरस्कार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ये अभिनव बिंद्रा दूसरे नंबर है, ठीक है, और पहले नंबर पर ये इंदिरा गांधी को मिला था। भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है गगन नारंग को। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था? हैशटैग चीयर फॉर भारत, ठीक है, हैशटैग चीयर फॉर भारत, हैज चीयर फॉर भारत, ये हैशटैग है। भारतीय दल में कितने एथलीट थे? 117 एथलीट थे, 70 पुरुष थे, 47 महिलाएं थीं। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया, ठीक है, टोटल खेल थे 32 और भारत ने आधे खेलों में भाग लिया, ये आपने याद रखना है, ठीक। आगे देख लेते हैं जो पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची है। नीरज चोपड़ा, और इनका राज्य भी दिया है, ये हरियाणा से हैं। इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीता है। मनु भाकर, ये हरियाणा से हैं, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, याद रखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल, इसमें कांस्य जीता है। मनु भाकर और सरबजोत, इन्होंने जो युगल वाला था उसमें मिश्रित टीम, युगल टीम में 10 मीटर ही उसमें एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह। फिर अगला है स्वप्निल कुसाले, ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम इंडिया ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत, ये हरियाणा से हैं, इन्होंने कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल कैटेगरी थी इनकी 57 kg और इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, ठीक है, पहला पदक ओलंपिक में भारत ने किसके लिए मतलब भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, ठीक है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने निशानेबाजी में पदक जीता है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले और कौन से खिलाड़ी हैं? एक हैं सुशील कुमार, दूसरा नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर, ये चौथे भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीते हैं और एक ही एडिशन में 2 जो जीते हैं वो उसमें पहली भारतीय बन गई है मनु भाकर। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं, ठीक है, अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में, ठीक है, दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। विनेश फोगट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई, ठीक है, याद रखना है। इससे पहले इन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सोसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट CS में अपील की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने सरपंच साहब, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं, ठीक है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी, ठीक है, सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हरा दिया। तो ये टोटल जो था वो ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट थे। आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे आगे अभी और भी है, वो ओलंपिक का ही है कि भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया, भारत की ओर से, ठीक है, नीता अंबानी को चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया इन्होंने। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। तो ये आपने याद रखना है, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया एम्बेसडर था, ठीक है, इसने आधिकारिक फुटवियर के लिए IOC के इंडियन ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की थी।
अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया था। ठीक है, मुख्य प्रायोजक कौन था? अदानी ग्रुप। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी हैं और PR श्रीजेश जो गोली थे हॉकी में। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक, ये आप याद रखना, भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। ठीक, ज्योति याराजी। भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक टोटल 41 मेडल जीते हैं। ये आप अगर ऐसे वैसे आता है तो वहाँ पर कोट कर सकते हैं। ओलंपिक इतिहास में अभी तक 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल शामिल हैं। ठीक है, ये आप ऐसे में कोट कर सकते हैं। अब पेरिस ओलंपिक पदक जो टॉप 3 कंट्री हैं उन्हें देख लेते हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका। ठीक है, इसकी गोल्ड वाली टैली देख लेते हैं। गोल्ड है इसके 40, सिल्वर 44 और जो ये है ब्रॉन्ज ये हैं 42। ठीक है, और टोटल इसके कितने हैं? 126, यानी जो स्वर्ण है 40, फिर कांस्य अगर देख लेंगे 42 और रजत जो है वो 44। ठीक, इसी के साथ आगे देखते हैं चाइना। दूसरे नंबर पर चाइना, इसके भी गोल्ड है 40 और टोटल के मामले में पीछे रह गया है। और सिल्वर है इसके 27, ब्रॉन्ज है 24 और ये इसके टोटल है 91। कभी कभी ये टैली सीधे सीधे पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे कोट करके, तो ये याद रखिएगा टॉप 3 में। फिर जापान नंबर 3 पे कौन है? जापान, इसके हैं 20। ठीक है, गोल्ड है 20, सिल्वर 12, कांस्य ब्रॉन्ज इसके 13 और टोटल है इसके 45। अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 देख लेते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। तो चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, इसके गोल्ड हैं 18 और इसके सिल्वर 19 और ब्रॉन्ज की बात की जाए तो इसके हैं 16 और टोटल टैली जो है 53, जबकि इसके टोटल में जापान से कम है, लेकिन गोल्ड जो है जापान के ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है। ठीक है, डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला के कारण डोमिनिका को 61 पोजीशन मिली है, जबकि पाकिस्तान को 62 स्थान दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि पाकिस्तान इस बार आगे था 62 पोजीशन पे, उसने गोल्ड मेडल लिया। ठीक, भारत 71 नंबर पर था, जिसके पास 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, टोटल भारत की टैली कितनी है? 6। तो ये आपने याद रखना है। चौथे स्थान पर, इस बार चौथे स्थान पर कई लोग आके रुक गए, तो उन्हें देख लेते हैं। एक है अर्जुन पाबूता, ये 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में, ठीक है, चौथे नंबर पर रहे। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे नंबर पर रही। मीराबाई चानू 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भकत और धीरज बोमादेवरा को अमेरिकी टीम ने हरा दिया। ठीक है, चौथे नंबर पर रहे। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के लीजी जिया से हार गए। किससे हार गए? लीजी जिया से, ये मलेशिया के खिलाड़ी हैं और ये चौथे नंबर पर रहे। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, अगला है शूटिंग मिश्रित स्की टीम माहेश्वरी चौहान और अनंत जीत सिंह नरूका चीन से हार गए। तो ये सब चौथे नंबर पर रहे हैं। आगे 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम, इनके बारे में देख लेते हैं। जो लोकसभा का एडिशन कौन सा है? ये 18वीं है। ठीक है, चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो ये आपने याद रखना है, जब चुनाव की घोषणा होती है उसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ये आपका एक फैक्ट यहाँ से तैयार होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में, कितने चरणों में आयोजित हुआ है? 7 चरणों में आयोजित हुआ है और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, याद रखिएगा। अब इसमें बीजेपी देख लेते हैं, 240। ठीक है, बीजेपी की सीटों की संख्या 240, कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी 37, AITC 29, DMK 22, TDP 16 और JDU 12। ठीक है, वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी का ही सबसे ज़्यादा है 36.56%। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुल मतदान 65.79% रहा, ये आपने डेटा याद रखना है। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में 84%। उसके बाद आसाम में 81% का स्थान रहा है। सबसे कम मतदान बिहार में दर्ज किया गया है, जहाँ पर 56.19%। ठीक है, सबसे कम मतदान। जम्मू और कश्मीर में यह 56.58 था। ठीक है, तो सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है? बिहार में। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद हैं
डीएमके के KTR बालू जो कि 82 वर्ष के हैं, ठीक, अब 83 वर्ष के हो गए, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे उम्रदराज सांसद हैं डीएमके KTR बालू, कुल 74, अब 25 वर्ष के 3 हैं, ठीक है, देख लो भैया 25 साल में सांसद बन गए। कुल 74 महिला सांसद हैं, ये डेटा याद रखिएगा आपने, कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई हैं, जो विगत लोकसभा यानी 2019 में कितनी थी, 2019 में थी 78, और 2000 ये जो 24 वाला हुआ है इसमें पहुंच गई है संख्या 74, ठीक। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं, 216 सांसद जो पुराने थे वो अभी भी फिर से चुन लिए गए हैं। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ठीक है, 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। फिर आगे देख लेते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा, ठीक है, इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। अब क्या हुआ इसमें, भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। तो ये याद रखना आपको, सर्वाधिक वोट प्राप्त किए हैं भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने, और ये इंदौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से पराजित किया है, ठीक है। एक तो इनको सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, दूसरा इन्होंने सबसे ज़्यादा अंतर से हराया है, और इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक वोट नोटा को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिला सर्वाधिक मत है। तो ये इंदौर लोकसभा सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके जो फैक्ट हैं। वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक मत मिले थे, 2019 में गोपालगंज में नोटा को सर्वाधिक मत मिले थे आपकी इंदौर में। सूरत से भाजपा उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल, ये निर्विरोध चुनाव जीते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो ये टोटल इसमें इतना फैक्ट वाला था पूरा मामला। आगे देखते हैं बजट और आर्थिक समीक्षा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें जरूर और ग्राफ वाइज उनका पूरा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बजट 2024-25। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया, ठीक है, 23 जुलाई 2024 को पेश किया। मोदी 3.0 की पहली बजट है ये। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये 4 जातियां कौन सी हैं, एक तो युवा, दूसरा अन्नदाता, तीसरा महिलाएं, चौथा गरीब। तो ये 4 जातियां हैं, इन पर विशेष ध्यान आप भी दे लीजिएगा, गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता। बजट का थीम क्या है, इसकी थीम है रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग, ठीक है, रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग। बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित के लिए GDP, ठीक है, अभी क्या डेटा दिया है, 3,26,36,912 करोड़, 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। तो ये आपने याद रखना, GDP 2023-24 से 10.5% अधिक है। अब इनकी बात की जाए तो कुल कितना का बजट था ये पूछ लेते हैं, 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट था, ठीक है, टोटल 48.21, ये डेटा याद रखिएगा, 48.21 लाख करोड़ का बजट था। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 48,20,512 करोड़, ठीक, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी, 31,29,200, पूंजीगत प्राप्तियां 16,91,312, यानी राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा, जाहिर सी बात है। कुल खर्च होने का अनुमान, राजस्व खर्च कितना होगा, ठीक है, 37,09,401। ये आपने याद रखना है, राजस्व खर्च जो है वो राजस्व प्राप्तियों से अधिक है, ठीक, ये आपने फैक्ट याद रखना। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है तो याद रखना है कि जो राजस्व खर्च है वो राजस्व प्राप्तियों से अधिक है, और सेम यही चीज़ है। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है, पूंजीगत प्राप्तियाँ पूंजीगत खर्च से अधिक हैं, ठीक, तो ये आपने याद रखना है। अब आगे इसमें जो ग्राफ में डेटा दिया है इसे देख लेते हैं। 2023 का संशोधित अनुमान, ठीक है, 23-24 का, 2024-25 का बजट अनुमान। तो इसके हिसाब से दोनों को जो देखेंगे, ठीक है, इसमें दिया है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। तो 2023-24 का जो संशोधित अनुमान है उसके हिसाब से GDP का 5.6%, राशि नहीं पूछते हैं, परसेंट में पूछते हैं। तो संशोधित अनुमान राजकोषीय घाटा 2023-24 का GDP का 5.6%, और बजट अनुमान की बात की जाए तो GDP का 4.9% 2024-25 में, ठीक है। राजस्व घाटा देखते हैं, तो ये 2023-24 संशोधित अनुमान 2.6% GDP का, 2024-25 का बजट अनुमान GDP का 1.8%, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 1.6%,
ये संशोधित अनुमान 23-24 में, और 24-25 में जीडीपी का 0.6%। ठीक है। फिर प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा की बात करें तो 2023 का जो संशोधित अनुमान है वो जीडीपी का 2%, और बजट अनुमान 2024 का जीडीपी का 1.4%। बेसिकली ये वाला डेटा ज़्यादा पूछा जाता है 2024-25 का बजट अनुमान। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो फिजिकल डेफिसिट है जीडीपी का 4.9%, जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 1.8%, जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 0.6%, और जो प्राथमिक घाटा है वो जीडीपी का 1.4%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपने कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक, टारगेट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं तो टारगेट आपने याद रखने हैं, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। अभी कितना है बजट अनुमान 2024-25 में? जीडीपी का 4.9%, और 2025-26 तक जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद। ठीक है, रुपया आता कहाँ से है? तो आता है उधार एवं अन्य देयताओं से, सबसे ज़्यादा आता है उधार, और अन्य देयताएं जो हैं वो 27% है। और ये परसेंट के साथ याद रखिएगा, ये आजकल बहुत ज़्यादा फैक्चुअल में मैचिंग में ये ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, मैचिंग में पूछ लेते हैं कि ये डेटा सही है कि नहीं। तो रुपया आता कहाँ से? उधार और अन्य देयताएं, उनसे 27%, नंबर 1। नंबर 2 पर इनकम टैक्स, ठीक है, 19%। फिर जीएसटी से 18%, और जो कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर, इससे आता है 17%। तो ठीक है, ये आपने याद रखना है आप। ठीक है, आयकर से ज़्यादा आता है। अगर तीनों करों की बात करें, आयकर, जीएसटी और निगम कर, तो आयकर से सबसे ज़्यादा 19%, उसके बाद जीएसटी से, फिर आता है कॉर्पोरेट टैक्स से 17%। अब रुपया जाता कहाँ है? तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित है, 21%, मतलब ये कुल टोटल पैसे का इतना जाता है, 21% करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। ब्याज अदायगी में 19%। ठीक है, ये भी डेटा याद रखना है, मैच में पूछ लिया जाता है। ब्याज अदायगी में 19%। जो सेंट्रल सेक्टर की योजनाएं होती हैं इसमें है 16%। अब इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण ये है 9%। ठीक है, ये आपने याद रखना है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%, ब्याज अदायगी 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%। ऐसे ही सेम डेटा आपने ये याद रखना है। थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आगे देख लेते हैं बजट भाषण खंड ए। इसमें क्या दिया है कि इसमें 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। अब वो 9 बजट प्राथमिकताएं क्या हैं? हो सकता है ऐसे पूछ ले 4-5 पॉइंट देके और कूट बना दे। तो पहला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। इसी के बेस पे हम देखेंगे कि आगे इन्होंने क्या क्या योजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा, विनिर्माण एवं सेवाएं। तीसरा, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण, और फिर है नई पीढ़ी के सुधार। अब जो 9 प्राथमिकताएं हैं उसमें पहली प्राथमिकता देख लेते हैं, उसमें क्या क्या किया है। तो प्राथमिकता 1 है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, अनुकूलनीयता। ठीक है, अब डेटा भी याद रखना आपने कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ठीक है, कितना पैसा दिया गया है? 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। कितनी? 109 उच्च पैदावार वाली। ठीक है, 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। टारगेट याद रखिएगा, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा, और इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अब प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा प्राकृतिक कृषि से। अब प्राकृतिक कृषि या खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो जैव इनपुट संसाधन केंद्र कितने होंगे? 10,000। ठीक है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जाएगी। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 3 साल में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में, ठीक है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को लागू किया जाएगा राज्यों के साथ मिलकर। DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। खरीफ का, ठीक है, ये याद रखना, खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा।
6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। अब राज्य इसमें नहीं दिए हैं, तो 5 राज्यों में जारी किए जाएंगे जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये आपने याद रखना, झींगा खेती को नाबार्ड जो है ये रुपया पैसा देगा, ठीक है। झींगा खेती नाबार्ड के माध्यम से पैसा लेगी। अब दूसरी प्राथमिकता क्या है? रोजगार एवं कौशल विकास, ठीक है, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। तो सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। अब वो 3 योजनाएं कौन है, उन्हें देख लेते हैं। तो जो 3 योजनाएं शुरू होंगी उसमें थी योजना का पहली बार रोजगार पाने वाले। तो ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किश्तों में दिया जाएगा, जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से कम है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे और योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। दूसरा है योजना का विनिर्माण में रोजगार सृजन। तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 सालों में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। अब नियोक्ताओं को मदद कैसे? तो सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी, ठीक है। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए हैं तो उनकी वेतन 1 लाख से कम हो, ये इसकी कंडीशन है। आगे देख लेते हैं कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तो औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की क्रेच जो है उनकी स्थापना, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना। अब कौशल विकास के मामले में क्या है कि प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत, ये आपको याद रखना है इसमें ज़रूर कि प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि के में 20 लाख युवाओं का टारगेट याद रखना अपना, 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, जो प्राथमिकता 3 है। तो मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास होगा, यह आपने सुना होगा, मिशन पूर्वोदय बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। याद रखिएगा स्टेट कौन से हैं, एक तो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। उत्तर पूर्व के राज्य इसमें नहीं है, ठीक है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गया में। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना को निर्माण किया जाएगा। एक तो है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, दूसरा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, तीसरा बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल निर्माण, ये कार्य वहाँ पर किए जाएंगे। और क्या है, 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा। जगह याद रखिएगा, पिरपैंती में, ठीक है। अगला है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आगे है विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलोर औद्योगिक गलियारे में ओरावाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे, सड़कों जैसी आवश्यक संरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें क्या कहा गया है कि जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजाति लोग लाभार्थी होंगे, ठीक है। ये पूरा ही आपने याद रखना है, 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजाति लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की IPPB की बैंक ये जो है 100 शाखाएं खोली जाएंगी। कितनी? 100 ब्रांचेस खोली जाएंगी पूर्वोत्तर क्षेत्र में।
ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए पैसा कितना दिया है, 2.66 लाख करोड़ रुपए। पैसा याद रखिएगा, ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास 2.66 लाख करोड़ रुपए। फिर है प्राथमिकता 4, विनिर्माण एवं सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना है। किसके लिए है, एमएसएमई के लिए है ऋण गारंटी योजना। गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए, किसके लिए, एक तो मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी। आवधिक है, ठीक है। जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी दिया जाएगा। कितने, 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी दी जाएगी। आगे है मुद्रा लोन, ठीक है। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। ठीक, जिन्होंने तरुण में पहले 10 लाख रुपया लिया हो उनके लिए 20 लाख रुपए का ऋण है, लेकिन शर्त यह है कि पहले 10 लाख रुपए उन्होंने चुका दिए हों। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ स्थापित के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज मिशन की बात करें तो घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। ठीक है, आगे क्या है कि 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ युवाओं के लिए, ठीक है, ये काम होगा। इस योजना में क्या होगा कि 5,000 रुपये प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है, 5,000 रुपये प्रति महीना और इसके अलावा एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों में, कितने शहर, 100 सिटीज़ में क्या किया जाएगा, उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को स्थापित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने शहर में, 100 शहर में। ये डेटा याद रखना है, ठीक है आपको। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी और अभी कल इसके लिए डेटा आया है, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ 2 राज्य शामिल हैं। अभी मैंने उसको देखा नहीं है, ये कल ही का डेटा है, तो ये आप याद रखिएगा। जो 12 औद्योगिक पार्क की मंजूरी दी जाएगी उसके लिए कल डेटा रिलीज हो गया है, ठीक है। एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर है तो सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट सीपेस की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब शहरी विकास में प्राथमिकता 5 इसमें देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख, ठीक है, 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में, कितने, चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट, ठीक है, 100 साप्ताहिक हाट यानी बाजार या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब प्राथमिकता 6 है ऊर्जा संरक्षण। इसमें कहा गया है कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई है कि 1 करोड़ घरों में, पहले संख्या याद रखना आपने, 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट, ठीक है, प्रति माह 300 यूनिट 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। विद्युत भंडारण के लिए पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति है। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना कर रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई टेक्नोलॉजी के अनुसंधान विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। तो ठीक है, वो करते रहिए आप। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल AUSC प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के साथ एक संयुक्त उद्यम हुआ है। ठीक है, NTPC और BHEL के साथ उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग
800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए किनके बीच में, एनटीपीसी और बीएचईएल, एनटीपीसी प्लस भेल, बीएचईएल, ठीक है। हार्ड टू एबिट, उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे, ठीक है, बनाओ। अवसंरचना में देख लेते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में जीडीपी का 3.4%, ठीक है, अवसंरचना में जीडीपी का 3.4%, ये आपको डेटा याद रखना है, 3.4% अवसंरचना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान किया गया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को ब्याज, ठीक। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। असम, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम को। पर्यटन के क्षेत्र में क्या है कि विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा, ठीक है। आगे है राजगीर में 20वें तीर्थंकर मुनि श्रुवत का प्राचीन मंदिर, 20वें तीर्थंकर है मुनि श्रुवत का प्राचीन मंदिर। 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और ये सब कहाँ, राजगीर में किया जाएगा, ठीक है। ओडिशा के मंदिर, स्मारक शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। अब प्राथमिकता 8 है नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, इनोवेशन, R&D। इसमें क्या है, वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, अगले 10 वर्षों में। अब नई अगली पीढ़ी के सुधार, प्राथमिकता 9। इसमें क्या क्या है कि ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। एक तो ULPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना है, संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। फिर शहरी भूमि संबंधी कार्य, शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों की GIS मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। NPS वात्सल्य, माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए, ठीक है, अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। माता पिता और अभिभावक इसमें कर सकते हैं NPS वात्सल्य योजना। किसके लिए, अवयस्क बच्चों के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। तो जन विश्वास विधेयक 2.0 किसके लिए है, व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए। अब बजट भाषण खंड का दूसरा खंड यानी B खंड देख लेते हैं। तो इसमें दिया है किस किस चीज़ में मतलब इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली कम हुए हैं, बढ़े हैं, ये सब सारी चीज़ें देते हैं। औषधियाँ एवं चिकित्सा उपकरण, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैंसर की 3 दवाइयाँ हैं, कौन सी, ट्रेस्टुजुमाब, डिरुक्सीटिकेन, ठीक है, ट्रेस्टुजुमाब, डिरुक्सीटिकेन और ओसिमिरटिनिब और दूसरी है डुर्वालुमैब, ठीक है। तो 3 दवाई हैं, एक है ट्रेस्टुजुमाब डिरुक्सीटिकेन और दूसरी है ओसिमिरटिनिब और तीसरी है डुर्वालुमैब को सीमा शुल्क से, जो कस्टम ड्यूटी थी उससे पूरी तरह छूट कर दी गई है। और 3 दवाओं के नाम आप जरूर याद रखिएगा। मोबाइल फ़ोन, प्रिंटेड सर्किट असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है, ठीक है, मतलब मोबाइल फ़ोन थोड़ा सस्ता होगा मामला। महत्वपूर्ण खनिज, तो 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरीके से छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को कम करने का प्रस्ताव दिया गया है। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है, तो ये आपने याद रखना है। इसकी बात की जाए तो लोहा, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। किस पे, लोहा, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर। लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। तांबा स्क्रैप पर कितना है, 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क है, ठीक है, तांबा पर। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स की बात की जाए तो अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क 7.5% था, जो अब 10 हो गया है। PVC फ्लैक्स बैनरों पर
मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। तो जो प्लास्टिक था, ठीक है, उसको शायद हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने इतना टैक्स लगाया है, मतलब बढ़ाया है शुल्क, 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। दूरसंचार उपकरण की बात की जाए तो विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर BCD को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब व्यापार सुविधा देख लेते हैं। घरेलू विमानन, नाव, जलयान के MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष का प्रस्ताव। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अब जो हमारे काम की थी ऊपर देख चुके हैं, सोना चांदी, मोबाइल फ़ोन और सब दवाई ववाई। आगे है समुद्री उत्पाद, तो इसमें क्या है, हाँ, सौर ऊर्जा से देख लेते हैं। तो सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दी गई हैं, ठीक है। तो इनमें जो पूंजीगत वस्तुएं हैं ये सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दी गई हैं। समुद्री उत्पाद, कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म, श्रिम्प और फिश फीड पर BCD को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया है। फिर अगला है श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। अब प्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। TDS, ठीक है, स्रोत पर आय पर सरलीकरण किया गया है। तो ये क्या है कि विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दर को घटाकर 2% TDS दर किया जाएगा, 5 से घटाकर 2% किया जाएगा। म्यूचुअल फंडों या UTI द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% TDS दर को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। TDS के भुगतान में विलंब को TDS के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डीक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब ये देख लेते हैं कैपिटल गेन, जिस पर ज़्यादा सवाल था। तो कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा, ठीक है। जो शॉर्ट होंगी 12 महीने से कम वाली, उन पर 20% से कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, मतलब जो 12 महीने से अधिक समय के लिए रखी गई हैं। जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। तो एक बात यह है, जो लिस्टेड हैं, ठीक है, जो लिस्टेड परिसंपत्तियां हैं, लिस्टेड एसेट हैं, उनको अगर आप 12 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो वो दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी, ठीक है, 12 महीने से अधिक। लेकिन जो नॉन लिस्टेड हैं, नॉन लिस्टेड फिनेंशियल एसेट हैं, इन्हें और ये सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियां, इन्हें अगर आपको दीर्घकालिक लाभ के मतलब एलिजिबल होना है तो इन्हें 2 वर्षों के लिए रखना होगा। तो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड का ये फ़र्क है, ठीक है। लिस्टेड के लिए 12 महीने से अधिक और नॉन लिस्टेड के लिए आपको 2 वर्ष के लिए रखना पड़ेगा। तो ये इसमें चीज़ें दी गई हैं। आगे देख लेते हैं मुकदमेबाजी और अपील। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। तो विवाद से विश्वास योजना 2024 क्या है? अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए। आगे देख लेते हैं टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाएं, ठीक है। इनमें अगर आप केस दायर करने जाते हैं तो टैक्स ये प्रत्यक्ष कर के लिए कितना है? 60 लाख रुपए, उत्पाद शुल्क के लिए 2 करोड़ रुपए और सेवा कर के लिए 5 करोड़ रुपए तक का बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। फिर आगे है रोजगार और निवेश में, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का, ठीक है, ये याद रखना है, जो एंजल टैक्स है इसको समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी कंपनियों, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव हुआ है, ठीक है। फिर कर आधार का विस्तार की बात करें तो 2% का जो इक्वलाइजेशन लेवी लगता था उसको वापस ले लिया गया है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर, अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं उसके पुनः खरीद करते हैं तो प्राप्त आय पर कर लगेगा, ठीक है, इस पर भी कर लगेगा। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा, जो आपको आय मिलेगी उस पर कर लगेगा, टोटल पे नहीं लगेगा। फिर आगे देख लेते हैं सामाजिक सुरक्षा लाभ। तो एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% का प्रस्ताव है। और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई थी। बाकी क्या है, नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना, अगर आप 0 से 3 लाख रुपए तो 0 टैक्स,
3 से 7 लाख रुपए में आप 5% टैक्स देंगे, 7 से 10 के बीच में 10% का है, 10 से 12 लाख रुपए में 15%, 12 से 15 लाख रुपए में 20%, और अगर आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो 30% का टैक्स आपको देना होगा। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यह है कि बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च, जो टॉप 4 हैं। तो पहली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस पे कितना है 2,05,250 करोड़ रुपए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। मनरेगा में 86,000 करोड़, ठीक है, मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए है। जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान में 60,000 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं। ठीक है, इतना व्यय है इन पर। और जो प्रमुख मदे हैं उन पर कितना व्यय है, रक्षा में, डिफेंस में 4,54,773 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपए, कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप पर 1,51,851 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर 89,287 करोड़ रुपए, और शिक्षा पर 1,25,638। ठीक है, तो ये इसके पहले होना चाहिए था, इसके बाद ये होना चाहिए था। तो ये है टोटल मदे, तो इनको याद रखना है, इसके साथ डेटा के साथ आपने याद रखना है। ये मैचिंग में पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस में, पिछले 2 बार से तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं ज़्यादा फैक्ट में, तो अब इन्हें देख लीजिएगा। अब आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है, तो इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो 22 जुलाई 2024 को आर्थिक समीक्षा 2023-24 संसद में प्रस्तुत की गई। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत की जाती है। अब इसे तैयार कौन करता है, सिर्फ इतना देख लीजिए, आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा ये तैयार की गई है। ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई है और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1950-51 में भारत की पहली आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी। 1964 तक ये जो है साथ साथ बजट के साथ साथ ही पेश होती थी। फिर 1964 के बाद इसे एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा, बजट के एक दिन पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। तो 3 चीज़ें होती हैं बजट में, एक तो 2022-23 का संशोधित अनुमान, 2023-24 में अंतरिम अनुमानित और 24-25 में अनुमानित। 2022-23 का जो संशोधित अनुमान था, जीडीपी में वृद्धि 7% की, 2023 में जो अंतरिम अनुमानित है वो 8.2%, और 2024-25 में 6.5 से 7% की 7% की वृद्धि है जीडीपी के अकॉर्डिंग। यहीं अगर राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो 2022-23 के संशोधित अनुमान में जीडीपी का 6.4% था राजकोषीय घाटा, और अंतरिम अनुमान 2023-24 में जीडीपी का 5.6% है राजकोषीय घाटा। सकल मूल्य वृद्धि की बात करें, ठीक है, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2022-23 में और 2023-24 में, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2022-23 में 4.7% की वृद्धि हुई थी, जबकि 23-24 में कितनी हुई है 1.4%, यानी कमी आई है। ठीक है, पहले 4.7 हुई थी, अब की 23-24 में 1.4 आई है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 2.1% हुआ था 22 और 23 में वृद्धि, जबकि 23-24 में कितनी हुई है 9.5% की वृद्धि हुई है, मतलब इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। ठीक है, सेवाओं में 2022-23 में 10% की वृद्धि हुई थी, जबकि 23-24 में कमी आई है, कितनी हुई है 7.6% की वृद्धि हुई है। तो ये था इसमें एक डेटा। अब ये ग्राफ के हिसाब से हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे जो बेसिकली फैक्ट के मतलब स्टेटमेंट में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब ये पहले राजकोषीय घाटा देख लेते हैं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। यहाँ पर सन दिया हुआ है 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24। ठीक है, यहाँ पर यह है कि अगर ये पूछा जाए कि पिछले 4 सालों में लगातार इसमें गिरावट हुई है, तो आप ये सीधा देख सकते हैं कि पहले 2020-21 में 9.2 था और अभी 23-24 में 5.6, बीच में 6.7, 6.4। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि पिछले 4 वर्षों में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा में कमी देखी गई है, तो आप देखेंगे 4 सालों में कमी हुई है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए, देखिए 20-21, 21-22, 22-23 और 24-25, तो इसमें भी लगातार वृद्धि तो नहीं हुई है। देखिए पहले 20-21 में $577 बिलियन, 2021-22 में $607.3 बिलियन, 22-23 में 578 आ गया, यहाँ पे मतलब कमी हुई, और फिर ये चेंज हुआ यहाँ पर $646.4 बिलियन। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले 4 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, जबकि यहाँ पर ये बात की जाए राजकोषीय घाटा में कमी आई है, तो ये सही होगा। ठीक है, आगे इसे देख लेते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 4 वर्षों का ही डेटा है, तो देखिए 20-21 में 310.7, 21-22 में 315.6, फिर 329.6 और फिर 328.9। यानी अगर ऐसे पूछ रहे हैं पिछले 4 वर्षों में लगातार वृद्धि तो भी गलत है,
और ये अगर पूछें कि पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 2022-23 की तुलना में उसमें कमी आई है, तो ये सही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि 22-23 में था 329.7, जबकि 23-24 में है 328.9 खाद्यान्न उत्पादन। अब औद्योगिक वृद्धि दर की बात की जाए, ठीक है, यानी सेकेंडरी सेक्टर अगर की बात की जाए तो इसकी क्या है, देखिए 2020-21 में ये निगेटिव में था, ठीक है, उस टाइम कोविड वाला टाइम था। फिर 2021-20 में इसने बूम किया और ये पहुंच गया 12.2 पे। फिर 2022-23 में इसकी थी, फिर इसमें कमी आई 2.1 हो गई, और उसके बाद 2023-24 में 9.5। तो अगर ऐसा पूछ रहे हैं कि पिछले 4 वर्ष में एक वर्ष में जो वृद्धि दर रही है औद्योगिक वो ऋणात्मक रही है, तो आप 2020-21 की देख सकते हैं। अगर पिछले वर्ष से कंपैरिजन करेंगे तो इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। पिछले वर्ष था 2.1 और इस वर्ष 2023-24 में 9.5 की वृद्धि हुई है औद्योगिक में। सेवाओं की बात करें तो यही 2020-21 में -8.4, ठीक है, ये हुआ है। इसमें भी पिछले 4 वर्षों में लगातार वृद्धि अगर बात की जाएगी तो भी नहीं हुई है, आप ये देख सकते हैं 9.2, 10 और ये 7.6, ठीक है। 2020-21 कोविड का टाइम था, वहाँ पर निगेटिव में गया। 21-22 में 9.2, 22-23 में 10 और 23-24 में ये 7.6। तो सेवाओं में अगर वृद्धि की बात की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, गिरावट दर्ज हुई है। पहले 10.0 था, अब 7.6 हो गया है। अगर पूंजी व्यय की बात करें तो पूंजी व्यय जीडीपी के परसेंट के रूप में, ठीक है, यहाँ पर आप पिछले 4 वर्षों में देखेंगे लगातार इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, लगातार प्लस हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर विदेश व्यापार की बात करें तो ये था 2020-21 में। अगर आयात की बात करें, ठीक है, तो आयात में भी वृद्धि हुई है, ठीक, लगातार वृद्धि, आप ये ग्राफ देख सकते हैं ये, और फिर यहाँ पर गिरावट, यानी लगातार वृद्धि, यहाँ पर लगातार वृद्धि तो नहीं हुई है, देखिए यहाँ तक वृद्धि हुई है और फिर हल्की सी गिरावट है। तो लगातार अगर पिछले वर्ष की बात की जाए, पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना की बात की जाए तो उसमें गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन अगर लगातार 4 वर्षों में आयात में वृद्धि हुई है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निर्यात की बात करें तो देखिए 2020-21 में 291.8 था, और यहाँ पर एक लगभग सीधी लाइन चल रही है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी मतलब नीचे जाती हुई दिख रही है, तो ये भी देख लगातार तो वृद्धि नहीं हुई है, और पिछले वर्ष की तुलना में हल्की सी शायद यहाँ पर गिरावट भी दर्ज हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। तो ये ग्राफ था, इसमें जो डेटा थे, इसमें स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको कवर करने की कोशिश की है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो भी थोड़ा समझ जाएंगे। फिर 13 अध्याय में बटी है ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 की। अब उसको देख लेते हैं। अध्याय 1 में कहा गया है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा हमें मिलने वाले हैं जो आंसर राइटिंग में हम कोट कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में फिर है कृषि यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा वित्त वर्ष 2024 में कृषि का रहा है 17.7%, उद्योग का है 27.6% और सेवा का कितना है 54.7%। वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई है, ये हमने ऊपर अभी देखा था। सरकार देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, मतलब लगभग आधी आबादी। जनधन योजना की आधी आबादी से भी ज़्यादा लोगों को, ठीक है। जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा है वित्त वर्ष 2024 के लिए। खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% हो गई है, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात जो है वो 341.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। चालू खाता घाटा, ये भी याद रखिएगा, जो चालू खाता घाटा है वो जीडीपी का कितना है 0.7%। जीडीपी का 0.7% है आपका चालू खाता घाटा, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध एफपीआई प्रवाह 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और शुद्ध एफडीआई प्रवाह 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, मतलब एफपीआई ज़्यादा है एफडीआई से। फिर अध्याय 2 की बात करें, इसमें दिया है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, स्थिरता ही मूल मंत्र, ठीक है। कृषि क्षेत्र का जीएनपीए यानी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुमान मार्च 2024 के अंत तक 6.5% पर उच्च बना हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। आरबीआई जो है ये प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य 4 आसियान देश, कौन से, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है, और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है। यानी जो भारत को, ये जो 4 आसियान देश हैं कौन कौन से,
मलेशिया, फिलीपींस, सिक्किम और थाईलैंड। इन्हें प्रोजेक्ट नेक्सस के अंतर्गत ये भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है और ये 2026 तक लागू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य 200 लाख करोड़ रुपए है। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में, ठीक है, भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी एमएफआई क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। अब वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है आरबीआई और ये छमाही में जारी होता है, हर 6 माह में, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार 5वें स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो है भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वें स्थान पर है। तीसरे अध्याय में बात की गई है कीमतें और मुद्रास्फीति, नियंत्रण में बाह्य क्षेत्र, समृद्धि के बीच स्थिरता। भारत वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति की जो यहाँ पर दर रही है वो 5.4% रहा है खुदरा मुद्रास्फीति। नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए इसे किफ़ायती बनाने के लिए 27.5 रुपये केजी के हिसाब से भारत आटा पेश किया। 29 रुपये केजी के रियायती कीमत पर भारत चावल पेश किया, ठीक है। 27.5 पे आटा भारत आटा और 29 रुपये केजी पे भारत चावल। वित्त वर्ष 2024 में 6 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा में मुद्रास्फीति जो रही है वो 6% से अधिक थी, ठीक। बाकी 6% का जो टारगेट होता है, यानी 6 राज्यों में 6% से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। बाकी राज्यों और यूटीज़ में ये 6% से कम थी। आईएमएफ ने भारत के लिए 2024 में 4.6%, 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। अब अगर अध्याय 4 में बाह्य क्षेत्र की बात की गई है, यानी समृद्धि के बीच स्थिरता, तो इसमें दिया है कि वैश्विक एफडीआई 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर गया है। बहुत ज़्यादा डेटा है, इसको छोड़ देते हैं। ये देख लीजिए, भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 1,08,684 करोड़ रुपए हो गया है। शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में स्थान, ठीक। तो ये आपको देखिएगा, शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में स्थान। भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। उत्पादक की बात की गई है, चीन के बाद पहला चीन है, दूसरा भारत है। भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक है। अगर उत्पादक की बात की जाए तो भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, और फुटवियर के निर्यातक की बात की जाए तो भारत 9वें नंबर पर आता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यहीं खपत हो जाती होगी। भारत 2022 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है, ठीक है, 6ठा है ये। तेलंगाना, ये याद रखिएगा, तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक का योगदान देता है। अब ये टारगेट बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखिएगा। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन यूएस डॉलर योगदान देना है, ठीक है। भारत सरकार का लक्ष्य, ये भी टारगेट बेस्ड है, इसे याद रखिएगा, 2023 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है। अब ये है, विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जहां 2023 में प्रेषण 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। किसमें? अत्यधिक कुशल एआई में, मशीन लर्निंग में और बिग डेटा वर्कर्स में, ठीक है। फिर 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व सेवा निर्यात में, सेवा का निर्यात करने में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी कितनी है? 4.3% है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान छठा है। दूसरे नंबर पर किस में आता है? भारत का स्थान दूसरा है दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा के निर्यात में, जबकि जो सांस्कृतिक सेवा और मनोरंजक सेवा है उसके निर्यात में भारत छठे नंबर पर आता है। फिर अध्याय 5 की बात की गई है, मध्यम अवधि परिदृश्य, नए भारत के लिए विकास दृष्टि। तो अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। ये 6 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? पहला है निजी निवेश को बढ़ावा देना है, एमएसएमई का विस्तार करना है, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना और राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस। आगे है, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमानों के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी यानी 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या 2044 तक बढ़ती रहेगी, ठीक है। 2040 तक उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
भारत की तेज़ी से बढ़ती आबादी का 65, ये सारे डेटा आपको मतलब आंसर राइटिंग में लिखने में बड़े काम आने वाले हैं। आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। भारत की तेज़ी से बढ़ती आबादी का जो 65% हिस्सा है वो 35 वर्ष से कम आयु का है, और उनमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। ये आप इस लैक ऑफ स्किल यहाँ देख सकते हैं डेटा। लगभग 51.25% युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं। बाकी शेष जो हैं यानी 2 में से 1 अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अध्याय 6 देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और समझौताकारी सामंजस्य। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 442.8 गीगावाट। बस इतना ही याद रखना है, ठीक। इसमें ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा स्रोत मतलब बिजली कहाँ से आती है, विद्युत क्षमता। तो सबसे पहले कोयला, नंबर 1 पर कोयला आ जाता है, नंबर 2 पर सोलर, ठीक है, सौर ऊर्जा, नंबर 3 पर बड़ी हाइड्रो परियोजनाएं, और नंबर 4 पर पवन, नंबर 5 पर गैस। तो 5 चीज़ें हैं, इनका क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी नंबर 1 पर कोयला, यहाँ से विद्युत सबसे ज़्यादा, उसके बाद सौर ऊर्जा, नंबर 3 पर बड़ी हाइड्रो परियोजनाएं, नंबर 4 पर पवन और नंबर 5 पर गैस, ठीक है। ये याद रखना है आपने। फिर अध्याय 7 आ जाता है, सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन राज्य है? ये है महाराष्ट्र। उसके बाद कर्नाटक और गुजरात, यानी शीर्ष प्राप्तकर्ता में महाराष्ट्र नंबर 1 पर, नंबर 2 पर कर्नाटक और नंबर 3 पर गुजरात। आगे इसमें दिया है कि प्रत्येक गांव कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने, नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया है। और किस लिए शुरू किया गया है ये इसमें बताया गया है। सितंबर 2023 में शुरू किया गया है आयुष्मान भव अभियान। एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। जो 10,000वां जन औषधि केंद्र है उसका उद्घाटन एम्स देवघर में किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी मई 2023 में शुरू किया गया था। ये कैंपेन जो है सकल घरेलू जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान यानी R&D पर निवेश कितना है? 0.64%। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर बात की जाए तो जीडीपी का 0.64% भाग जो है वो भारत R&D पर खर्चा करता है, जबकि चीन कितना? 2.41%। अमेरिका सबसे ज़्यादा, अमेरिका 3.47% और सबसे ज़्यादा इजराइल 5.71% खर्च करता है अपने R&D पे जीडीपी का। फिर वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात यानी SRB बढ़कर कितना हो गया है? 903, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया है? 930 हो गया है। 2020 में शुरू किया गया था एक कार्यक्रम, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है, ठीक है। उसमें जो लड़कियों की कम प्रतिनिधि मतलब वहाँ पे कम भागीदारी है तो उसको संबोधित करना है। ये विज्ञान ज्योति कार्यक्रम 9 से 12वीं कक्षा तक के। फिर 10 जुलाई 2024 तक का एक डेटा दिया है, तो ये आप आंसर राइटिंग के लिए है, इसको देख लेते हैं। क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं। PM आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार कवर किए गए हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना, कितने? 22 मानसिक विकार कवर किए गए हैं आयुष्मान भारत PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत। तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है, ठीक। ये आपने याद रखना है, तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है, जबकि बिहार और यूपी में क्रमशः 20% और 25% गरीब हैं। बिहार में 20% और यूपी में 25% लोग गरीब हैं, ठीक। ये डेटा आपने याद रखना है। अध्याय 8 है रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर। 2022-23 में बेरोजगारी दर 3.2% हो गई है। 2022-23 में बेरोजगारी दर में कमी आई है और ये घटकर 3.2% हो गई है। सरकार ने AI सक्षम इकोसिस्टम सुनिश्चित करने और देश के, ठीक है, युवाओं को AI से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की हैं। उनमें से एक है फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ये एक प्रोग्राम है। अब इसमें क्या है कि देश के युवाओं को AI से जोड़ने के लिए, ठीक है, ये है फ्यूचर स्किल्स प्राइम UI, यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद UI। ये इसका फुल फॉर्म है, UI का फुल फॉर्म ये है यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI। स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022। 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी में लगे हुए हैं। अगर गिग इकोनॉमी में कोई डेटा आ जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी लगे हुए थे, जबकि 2029-30 तक डेटा कितना पहुँच जाएगा गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक
बढ़ने की उम्मीद है। तो ये डेटा आप अगर गिग इकोनॉमी पे आता है तो यहाँ पर आप इसको कोट कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को 18 ट्रेडों में कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, अब कृषि खाद्य प्रबंधन की बात कर लें। इसका क्या है, यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है। ये डेटा आप अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है तो वहाँ इंट्रो में आप कोट कर सकते हैं। और वर्तमान मूल्यों पर देश के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 18.2% की इसकी हिस्सेदारी है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और तिलहन उत्पादन 41.4 मिलियन टन तक पहुंच गया। 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन से थोड़ा सा कम है। ठीक है, थोड़ा कम है। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF, ठीक, ये आपने याद रखना है कि सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि का एक MIF भी बनाया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया, ठीक है, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया गोल्ड। तो ये किसके लिए है, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाने का उपाय है, ये है यूरिया गोल्ड। 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है विश्व में, और यह वैश्विक उत्पादन का 8% है। ऑपरेशन ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, देख लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसल, पहले तो टॉप तक था यानी टमाटर, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, टमाटर, प्याज और आलू से बढ़कर 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है। कि पहले 3 फसल तक था, अब ये 22 फसलों तक पहुंच गया है, जिसमें से 10 फल हैं। ठीक है, 10 फल हैं, 11 सब्जियां हैं और एक समुद्री यानी झींगा भी शामिल है। अगर समुद्री फसल यानी समुद्री खाद्य की बात की जाए तो इसमें झींगा भी शामिल है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन के दायरे में ये आ गया है झींगा। अब अध्याय 10 क्या है, उद्योग मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य है। तो भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है, फार्मास्यूटिकल बाजार। ये भी, इसके लिए भी आप इसको इंट्रो में कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फार्मास्यूटिकल एरिया पे आ जाता है क्वेश्चन। यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 जो हैं वो भारत में स्थित हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में एक है। ये डेटा याद रखना है आपने, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में एक है। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2028 तक, यानी 2022 से 2028 तक कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, MP, UP और महाराष्ट्र में 7 PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ किए जाएंगे, एक तो तमिलनाडु में, फिर तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, MP, UP और महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में। तो ये 7 जगह 7 PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। आगे देख लेते हैं, अध्याय 11 है सेवाओं के विकास के अवसरों को बढ़ावा देना। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं कि सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है और वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सेवाओं का आयात 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के कुल निर्यात का लगभग 44% हिस्सा जो है वो सेवा निर्यात का रहा है। अब ये देख लीजिए, जो विश्व निवेश रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है अंकटाड व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन प्रकाशित की। वर्ष 2023 के लिए FDI प्रवाह के मामले में भारत को 15वां स्थान दिया गया है। कौन सा, 15वां स्थान मिला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, MORTH ने NH पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक 4E रणनीति, ठीक है, 4E रणनीति इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन तैयार की है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर सड़क दुर्घटना के लिए आ जाता है तो इन्होंने 4E रणनीति एक तैयार की है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों की संख्या 37.6 करोड़ पहुंच गई, जिसमें डोमेस्टिक 30.6 करोड़ और इंटरनेशनल 7 करोड़ तक है। ठीक है, 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए थे। फिर
ये देख लेते हैं, सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए के साथ स्टार्टअप की फंडिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है। और ये एक डेटा याद रखिएगा कि स्टार्टअप के मामले में जो भारत है वो अमेरिका और चाइना के बाद कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, नंबर 1 पे अमेरिका जाता है आपका स्टार्टअप के मामले में, अमेरिका है, नंबर 2 पर आपका चाइना है, उसके बाद नंबर 3 पे भारत। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है, टेली घनत्व की बात की जाए 2024 तक, तो भारत में कुल टेली घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की जनसंख्या 85.7% हो गया है। अगर डिजिटल डिवाइड या ये कुछ आ जाता है तो उसमें डेटा बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 116.5 करोड़, इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 95.4 करोड़, मतलब लगभग 100 करोड़ हो रखी होगी। इंटरनेट डेंसिटी जो है वो 68.2% हो गई है। इतना बिछाया गया है, छोड़ देते हैं। भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को, जो 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजी हैं उनको विकसित करने और तैनात करने के लिए मार्च 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये मार्च 2023 में ही भारत ने 6G टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पर यूपीपीसीएस में शायद क्वेश्चन भी आया है कि भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। जो ई कॉमर्स उद्योग है ये 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर जाएगा, कब तक, 2030 तक। तो ये टारगेट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना है आपने। फिर अध्याय 12 अवसंरचना से रिलेटेड है, यानी सेकेंडरी सेक्टर। उसमें क्या हुआ है कि वित्त वर्ष 2024 तक कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं। सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, भारतीय रेलवे जो है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है ये विश्व बैंक जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग 2014 में कितनी थी, 44 नंबर थी। ठीक है, भारत 2014 में था 44 नंबर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। और अब 2023 में जो भारत की रैंक हो गई है वो आ गई है 22 नंबर पर, यानी ड्रास्टिक चेंज हुआ है। फिर है महाराष्ट्र के वधावन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीन फील्ड डिप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ग्रीन फील्ड डिप ड्राफ्ट कहाँ, महाराष्ट्र के वधावन में। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। तो जो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है इसमें किसके लिए, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप द्वीप समूह के पर्यटन के लिए। ठीक है, आगे क्या है कि 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, जिनमें से 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। ठीक है, पवन ऊर्जा स्थापित मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। अभी शायद शुरुआत में हमने देखा था जो सौर ऊर्जा के उत्पादन में है भारत ने जापान को पीछे करके तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। वर्तमान में कुल 27 शहरों में, अभी एक चीज़ ये याद रखनी है, जो आपकी ये जो मेट्रो चल रही है क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट, ये RRTS लाइनें जो अभी शुरू हुई है दिल्ली साहिबाबाद मेरठ वाला, तो कुल मिला के जो मेट्रो रेल और ये RRTS वाली हैं ये अभी भारत में कुल सिर्फ 27 शहरों में है। ठीक है, ये डेटा आपने याद रखना है, हो सकता है ऐसे पूछ लें कितने शहरों में, तो 27 शहरों में अभी मेट्रो रेल या RRTS का परिचालन हो रखा है। AI सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है इसका, एरावत। ये एरावत जो है ये न्यूज़ में रहा, ये क्या है, ये AI कंप्यूटर है। इसने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023, तो अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये जर्मनी में हुआ है। शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया है। तो एरावत जो AI कंप्यूटर है भारत का, जिसने शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग में 75वां स्थान हासिल किया है। अब नेशनल हाईवे, ये एक डेटा है जो हाईवे में ही, मतलब अगर उससे रिलेटेड आता है मार्ग निर्माण या किस्से में, तो नेशनल हाईवे निर्माण की औसत गति वर्ष 2024 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। मतलब नेशनल हाईवे का जो है 34 किलोमीटर पर डे, ये इतना निर्माण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़कर 14.89 करोड़ से अधिक 76.12% ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा है। अब अध्याय 13 क्या है कि जलवायु परिवर्तन और हमें इस समस्या को अपने नज़रिए से क्यों देखना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं कि जलवायु परिवर्तन त्रुटिपूर्ण है, पश्चिम दृष्टिकोण समस्या, जड़, यानी ये सब। भारत को अपनी मूल जड़ों और टिकाऊ प्रथा को अपनाना चाहिए। मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम से निपटने में मदद, क्योंकि मिशन लाइफ में स्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई की सूची शामिल है। तो ये याद रखना है, जो मिशन लाइफ है इसमें स्थायी रूप से जीने के लिए 75
75 लाइव कार्रवाई की सूची शामिल है। तो इसमें इतना ही डेटा था, ठीक है। 2024 में जो राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 175 हैं। उड़ीसा में कितनी है? 147 हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 हैं और सिक्किम में है 32। तो आंध्र प्रदेश में जीती है तेलुगु देशम पार्टी 135 सीटें। उड़ीसा में बीजेपी जीती है 78 सीटें, 147 में 78 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 46 सीटें जीती है बीजेपी ने, ठीक है। और सिक्किम में 32 में से 31 सीटें जीती हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू, ये चौथी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, ये पहली बार बने हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू, तीसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग, ये दूसरी बार वहाँ के बने हैं। अब ज़्यादा जटिल क्वेश्चन करना होगा तो उप मुख्यमंत्री भी पूछ लेंगे, तो देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं पवन कल्याण, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री उड़ीसा के बने हैं कनक वंदन सिंह देव और क्या लिखा है, प्रवती परिदा, ठीक है। प्रवती परिदा और कनक वंदन सिंह देव ये बने हैं उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने हैं चौना मेन बन गए हैं अरुणाचल प्रदेश के। बेसिकली उप मुख्यमंत्री जो पद है ये इसका संविधान में वर्णन नहीं है, ये आपको याद रखना है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए, ठीक। आते रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के पहले वीडियो में हमने इतना सब कवर कर लिया है। आर्थिक समीक्षा हो गई है, बजट हो गया है, इसके अलावा जो खेल घटनाक्रम विभिन्न मतलब जो सेगमेंट हैं उनका जो घटनाक्रम है इंपॉर्टेंट, इवन ओलंपिक से रिलेटेड जो फैक्ट था उसको कवर कर लिया है। अब आगे जो एडुटेरिया में राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया है उसको हम डिटेल में पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि 4 दिन में चीज़ें हो जाएं। लगातार 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे और इस सेशन की PDF जो है उसका जो टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।